शहादरा में चला योगी स्टाइल बुलडोजर, अवैध कब्जों पर टूटा प्रशासन का कहर। डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई। तीन महीने से जीटीबी के सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। सुरक्षा कर्मियों का अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन। परिवार के पालन पोषण में हो रही है परेशानी। राशन कार्ड धारकों की बड़ी मुश्किलें। ई-केवाईसी में आधार कार्ड बना बड़ी समस्या। बायोमेट्रिक डाटा पुराना होने के कारण नहीं आ रहा फिंगरप्रिंट। समय पर ई-केवाईसी न होने पर कट सकता है नाम। 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। डॉक्टरों ने दिए लू से बचाव के सुझाव। अस्पतालों में बढ़ रहे गर्मी और वायरल बुखार के मरीज। ओल्ड गोविंदपुरा की गलियों में फैली सीवर की गंदगी। बदबू और गंदगी से बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा। शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम शहादरा जोन के नव नियुक्त डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार के नेतृत्व में आज गीता कॉलोनी और चाचा नेहरू अस्पताल क्षेत्र में जबरदस्त कार्रवाई की गई। नई जिम्मेदारी संभालते ही बादल कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अतिक्रमण करने वालों के लिए अब शहादरा में कोई जगह नहीं है। उन्होंने सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। इस एक्शन के तहत सड़क किनारे खड़ी सैकड़ों स्कूटी और मोटरसाइकिलों को उठाया गया। वहीं 2 किलोमीटर तक बुलडोजर चला और अवैध रूप से बनी झोपड़ियां, ठेले, फल दुकानें और होर्डिंग को हटाया गया। जैसे ही बुलडोजर की आवाज गूंजी, इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की याद करते हुए कहा कि अब दिल्ली में भी बुलडोजर राज आ गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अश्विनी कुमार, लाइसेंस इंस्पेक्टर पंकज कुमार, निगम पार्षद संदीप कपूर, एसडीएम गीता कॉलोनी और तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल की निगरानी में यह अभियान चलाया गया। बिना किसी चेतावनी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई और निगम की टीम ने कई अस्थायी दुकानों को गिराकर निगम के ट्रक में भरवा लिया। स्थानीय निवासियों ने इस साहसिक कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे सड़कों पर पैदल चलने में सहूलियत होगी और ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। वहीं शकरपुर इलाके में निगम द्वारा 10 गाड़ियां अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और स्थानीय पार्षद रामकिशोर शर्मा भी वहां मौजूद रहे। पार्षद ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से अक्सर लंबा जाम लगता है और जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह आज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ इलाके के दौरे पर रहे और अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्हें फिर से अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी साहब ने कल मेरे वार्ड में, हमारे वार्ड में आने की बात कही थी। आज हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता थे और स्कूल ब्लॉक का दौरा किया। शकरपुर विकास मार्ग से शुरू किया था, गणेश कचौड़ी से, और पूरे स्कूल ब्लॉक नेहरू इनक्लेव और वहाँ पर जो एंक्रोचमेंट था आज उसे हटाया गया। आज बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लिया गया। वहाँ पर बहुत सारी रेहड़ियों को उठाया गया। आज वो अपने साथ 10 ट्रक लेकर आए थे, पूरी फोर्स लेकर आए थे और लगभग उनके साथ 40 से 50 अधिकारी और कर्मचारी थे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपके सीसीएन चैनल के माध्यम से कि हम अपनी रोजी रोटी कमाएं, लेकिन दूसरे को हम परेशानी में ना डालें। किसी की गाड़ी नहीं मुड़ती, यहाँ कोई घटना घट जाती है। अभी पीछे एक सज्जन की मौत हुई शकरपुर बाजार में, केवल किस लिए? बाजार में जाम लगा हुआ था, हार्ट अटैक हुआ, उनको हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सके और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। जिस आदमी ने दम तोड़ दिया उसका क्या कसूर था? समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाता तो निश्चित रूप में बच सकता था। उसके घर वाले जीवन भर गाली देंगे कि भाड़ में जाए एमसीडी, भाड़ में जाए निगम पार्षद, ये क्या एंक्रोचमेंट हो रखी है। मैं इसके लिए बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा हूं और ना करूंगा।
दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के करीब 80 सुरक्षा कर्मी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वे HLL और UDS एजेंसियों में पिछले करीब 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले कुछ महीनों से वेतन, बोनस और एरियर नहीं मिला है। परेशान होकर सुरक्षा कर्मियों ने एजेंसी, अस्पताल प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने सोमवार से अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को कहना है कि फरवरी में भी उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर धरना दिया था, जिसके बाद केवल जनवरी का वेतन मिला था, लेकिन अब फिर से उनके 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इनमें दिवाली बोनस और बाकी बकाया भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी नौकरी से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। कुछ महिलाएं और अकेले कमाने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें इस कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में लगातार धरने पर बैठने से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बात करने नहीं आया है। सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द उनका वेतन और बाकी बकाया दिया जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पिछले 3-4 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है। पिछले 5 साल से हमारा एरियर नहीं आया। पिछले साल दिवाली का बोनस नहीं आया और पूछने में कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है। तो पिछले 4 दिन हो गए हम लोगों को बैठे हुए हड़ताल पे। अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। किस महीने से सैलरी अभी तक नहीं मिली आप लोगों को? दिसंबर से अभी तक की नहीं मिली। जी। कहा जा रहा था कि 1 महीने की सैलरी आपको रिलीज कर दी गई, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ मैम, हुआ है। वो जनवरी में क्या नाम है इन्होंने करा, वो भी तब हुआ जब हम लोग एक दिन हड़ताल में बैठे तो सैलरी डल गई। एक सैलरी आई, जब हम लोगों ने पूछा भाई एक सैलरी डाल दी तो पिछली भी डाल दो आप। तो बोले जी ये तो गलती से आ गई है। हम लोग हाँ, कंपनी ने बोला कि तो गलती से आ गई है और अभी कंपनी का या हॉस्पिटल प्रशासन का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि MD कोई है नहीं यहाँ पे, एक्सटेंशन मिल नहीं रहा, तो इस वजह से कोई बिल पास नहीं हो रहा। तो अभी आप लोग को सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। पहले हुआ था मगर 2 दिन में या 3 दिन में सैलरी मिल जाया करती थी, मगर अब की बार ऐसा हुआ है कि 4 महीने से इनका कोई मतलब देने का नाम ही नहीं है और बोनस भी नहीं दिया अब की बार हमें, और एरियल भी 4-5 साल से हमारा आ नहीं रहा है। मतलब तो आप लोग जब जाते शिकायत करने क्या आप मिलता है? कहते हैं कि आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए और सैलरी तो बिल्कुल नहीं है। बोनस के लिए बोला था कि हाँ हम तुम्हें 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे, उसको भी लेके 1 महीना हो चुका है। घर चलाना, क्योंकि फीमेल है, घर चलाना कितना मुश्किल बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। हमें जो है ना, जिससे हमने उधार लिया था वो भी अपने पैसे मांग रहे हैं और बाकी अब हमें कोई देगा पैसे उधार। वो 4 महीने के अंदर हमें इतनी परेशानी हो रही है कि हम किसी को बता नहीं सकते। आप लोग कब से बैठे हुए यहाँ पर? अब के सोमवार से बैठे हुए हैं हम। तो कोई आया यहाँ पे बातचीत करने के लिए आपसे? अभी तक तो कोई आया नहीं है। अब जो आते हैं वो आश्वासन देते हैं कि हाँ हम आपको मतलब कर देंगे, मगर अभी तक कोई पक्का वो नहीं है। क्या नहीं, एरियल बोनस के लिए तो हम लोग सोचे कि तो मिल जाएगा कभी न कभी। सैलरी हमारी महीने महीने आ रही थी, तो सैलरी कभी रुकी नहीं। कंपनी भी बढ़िया है हमारी, लेकिन बस इस बार पता नहीं कैसे इतना लेट कर दिया इन्होंने। क्या चल रहा है? जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं या चेंज करने की सोच रहे हैं या क्या? नहीं, हम छोड़ना भी नहीं चाहते, बस हम सोचते हैं हमारी कंपनी चलता रहे, हम लोग की सैलरी टाइम से मिल जाए, जो सैलरी बकाया हमें पूरा दे दिया जाए। लोग ऐसे और हम लोग नौकरी पर डिपेंड करते हैं। हाँ, मैं भी हूँ यहीं के, हमारे हस्बैंड नहीं है और किराए के मकान में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रही हूँ। मकान मालिक को किराया भी चाहिए, बच्चे को खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, सबके घर में परेशानी है, लेकिन हमें कोई जवाब तो दो, सही से जवाब दो। हमें कोई शौक नहीं, हम यहाँ गर्मी में बैठ रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया अभी तक यहाँ पे? कोई नहीं आया। कल हमारे सीनियर आए थे, उन्होंने हमें बोला हमें एक सैलरी अप्रूव कराएंगे। अगर वो कल ही हो जाती तो हमें कोई शौक नहीं है। राशन कार्ड की KYC प्रक्रिया लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड के लिए KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर समय पर KYC नहीं कराई गई तो कार्ड धारकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। कार्ड धारकों को KYC के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर राशन दुकानों की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर है। वेरिफिकेशन के दौरान OTP समय पर नहीं आ रहा है और बायोमेट्रिक डाटा पुराना होने के कारण मशीन अंगूठे को स्वीकार नहीं करती। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए एक कार्ड धारक ने बताया कि उनका फिंगरप्रिंट बार बार फेल हो रहा है। उन्होंने आधार अपडेट के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन वहां से 7 दिन से लेकर 90 दिन तक का समय मांगा गया है। अगर 20 दिन में अपडेट नहीं हुआ तो उनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। राशन दुकान के एजेंट ने बताया कि अभी सभी को राशन दिया जा रहा है, लेकिन मशीन में जिनका KYC नहीं हुई है उन्हें रेड लाइन में दिखा रही है।
दिल्ली सरकार की नई सरकार बनते ही खाद्य विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर जो दिल्ली के निवासी हैं उनको राशन दफ्तरों में जाकर ई-KYC कराना अनिवार्य है। और राशन दफ्तर में भीड़ देखते हुए एक एप्लीकेशन भी जाहिर की गई थी मेरी पहचान को लेकर। अब वो एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं सर्वर इशू आ रहा है और डेट बढ़ाने से कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो ई-KYC कराने के लिए आए हैं उनके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहे। फिलहाल हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनके हो रहे कि सर कैसे दिक्कत आ रही है आपको? बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है, ना फेस मैच हो रहा है ना फिंगर अपडेट हो रहा है, और यहाँ से हुआ सर्वर इशू आ रहा है। ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें सर्वर इशू आ रहा है, और अपडेट करवाने गए तो उन्होंने 90 डेज़ का टाइम मांगा है, और 90 डेज़ का टाइम मांगा, बट अगर इसमें KYC में 30 दिन का 20 दिन का टाइम मिला हुआ है। अब 20 दिन में नहीं होता तो हम राशन से नाम कट जाएगा, फिर हम क्या करें उसके लिए? तो मतलब कहीं आपका कहने का मतलब है सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा चला जाता है तो ज़्यादा या तो टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। टाइम पीरियड से आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो फिर KYC होनी है। आपका क्या मानना है कि KYC कराना सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो सही है? एक सही बात है कि मैं बहुत से व्यक्ति जो है उनकी डेथ हो गई है और वो उनका राशन चल रहा है, तो नए बन नहीं पा रहे। मेरी तो फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रही, ना मेरा फेस मैच हो रहा है। ऑनलाइन भी आया था और दफ्तर राशन दफ्तर भी आई थी, उन्होंने कहा था तो 90 दिन में आ जाएगा या तो एक हफ्ते में भी आ सकता है, या अभी टाइम लग सकता है 3-6 महीने। नहीं, ई-KYC में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। ज़्यादातर बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपने घर पे ई-KYC कर रहे हैं, पूछ के जाते हैं, उन्हें बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। जो अगर किसी की किसी कारणवश से नहीं हो रही है तो वो हम दुकान पे कर रहे हैं। हाँ, जिसकी KYC हो जाती है वो ग्रीन में आ जाता है, और जिसकी नहीं होती है वो रेड कलर में रहता है। फिलहाल राशन बांटने का टाइम है इस टाइम, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। KYC वाले भी हैं, राशन लेने वाले भी, यही दिक्कत आ रही है थोड़ा सा टाइम की। वैसे तो बोर्ड लगा रखा है, मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, और जो यहाँ पे आ रहा है अड़ोसी पड़ोसी उनको भी बता रहे हैं कि भाई उनसे बोल देना कि KYC हो रही। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था कि दिल्ली भर के 2000 दुकानदारों की पिछले 7-8 महीने से कमीशन नहीं मिली है, और पहली जो पिछली सरकार थी उसने हमें जनवरी का वादा करके वो कर दिया, आश्वासन दे के हमें फ्री छोड़ दिया। तो सारे ही दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि हमें किराया भी भरना पड़ता है, बिजली का बिल भी है, लेबर की तनख्वाह भी है, और भी खर्चे हैं। तो इसलिए जो है 7-8 महीने से हम बिल्कुल खाली हैं। ऑल ओवर दिल्ली के सारे राशन के दुकानदार जो है ना 7-8 महीने से हमें कमीशन नहीं मिली है। कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन है उसका सर्वर में इशू आ रहा है, और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी भी ये राशन की शॉप है जो करकटुमा स्थित है, यहाँ पर राशन वितरण का समय चल रहा है और राशन दिया जा रहा है। अभी जब हमने राशन डीलर से बात की थी उन्होंने साफ कहा है कि अभी राशन सभी को दिया जा रहा है, लेकिन कारण ये हो रहा है कि जो चल रही है बातें, जो राशन अगर वेरीफाई किया जा रहा है, बायोमेट्रिक से डिटेल आ रही है, उस पर रेड कलर के अंडरलाइन आ रही है जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है। लेकिन अभी राशन दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपके इतने लोगों की KYC कंप्लीट नहीं है, और उनको कराने का बोला जा रहा है कि उनको राशन डीलर के थ्रू मैसेज, फ़ोन पर और व्यक्तिगत भी समझाया जा रहा है कि उसको KYC किस तरह कराई जाए। फ़िलहाल अभी 31 अप्रैल तक खाद्य विभाग ने इसकी डेट बढ़ा दी है, और एक अधिकारी के मुताबिक अभी एप्लीकेशन में वर्किंग चल रही है और उसको ठीक करने के प्रयास चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से जाना कि लू से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर VK मोंगा और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचिए, और अगर निकलना ही पड़े तो सिर को ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर ही निकले। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, लिक्विड डाइट लेना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, ताकि हीट स्ट्रोक और लू जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस समय अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीज भी ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के साथ साथ हवा में फैले वायरस लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे हैं। हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में भी तैयारी की जा रही है। इस गर्मी की वजह से और लू की वजह से कई लोगों की कई प्रकार की बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, जिसमें खासकर मैं मानूं कि गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से बुखार, लोगों को बुखार होना।
आजकल हम देख रहे हैं कि वायरल फीवर काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। खांसी, जुकाम, हाई ग्रेड फीवर ये सब चल रहे हैं। कई लोगों में उल्टी और दस्त भी काफ़ी हो रहे हैं। और उल्टी दस्त होना इस मौसम के अंदर स्वाभाविक इसलिए माना जाता है कि पानी की क्वालिटी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, और ना अच्छी होने के कारण कई लोग जो हैं बाहर का पानी पीते रहते हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से, या जो लोग चाट पकौड़ी के शौकीन हैं उन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और उस इन्फेक्शन की वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोग जो गर्मी से घर आते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, उनमें सिम्टम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पानी की कमी के हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंक्शियसनेस हो सकती है। कई लोगों में इतना ज़्यादा लू का एक्सपोजर हो तो टेम्परेचर आपको लगेगा चमड़ी जो है वो बहुत ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन अंदर बहुत बुखार होता है ऐसे लोगों को। तो ये इस मौसम के लिए ख़ास हिदायत यही है, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि खासकर बुज़ुर्ग लोग और छोटे बच्चे बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा की कुंज गली में रहने वाले लोग सीवर की गंदगी से बहुत परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी सीवर की सफाई तो नहीं करते, और अगर कभी सफाई होती भी है तो गंदगी सड़क पर ही छोड़ दी जाती है। स्थानीय लोगों ने जब सफाई कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि गंदगी उठाने का काम एमसीडी का है। गली में कई बीमार लोग हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और गंदगी की बदबू से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। एक व्यक्ति के घर के बाहर तो सीवर की गंदगी कई दिनों से पड़ी हुई है। लोगों ने बताया कि वे कई बार अपने इलाके के पार्षद और विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या को हल किया जाए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये लगातार जो है यहाँ पर कभी भी इनको कंप्लेंट की जाती है सीवर वालों को, ये आते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली, जब भी फ़ोन जाएगा इनके पास में, जब इन्हें 2-4-5 चक्कर लगेंगे उसके बाद ये आएंगे, आके सीवर की सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद में जितना भी उसके अंदर से गार्बेज बाहर निकलेगा वो सारा का सारा रोड पे डंपिंग करके चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये पड़ा रहेगा यहाँ पर, इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर हमने विधायक से भी बात करके देख ली है। इवन देन आई हैव ऑल्सो सेंट ए मैसेज टू दी कंसर्न, जो विधायक है उसको मैसेज भेजा। दे हैव सेंट मी ए reply message कि we have sent the complaint to the concerned authorities. I have also make a complaint to the concerned authority, but they have not taken any action. दिक्कत सर ये आए दिन जो है, हर 2-4-5 दिन में इसमें सीवर की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, सीवर का ये पानी का फ्लो होने की वजह से यहाँ पर आउटफ्लो शुरू हो जाता है सीवर के बाहर से। तो उसको लेकर के कल यहाँ गाड़ी आई थी, जिसके लिए मल्टीपल टाइम्स तो फॉलो अप करना पड़ा कि सीवर फ्री हो जाए यहाँ से। लेकिन वो फ्री करवाने के लिए जब उन्होंने ये गार्बेज निकाला है यहाँ से, तो उसके बाद इसको यहाँ से उठाने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट जो है, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी डिपार्टमेंट, इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई दे आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए दिक्कत तो है ही, गली में मलबा गिरा रहता है, ये उठता नहीं है, गाड़ियाँ जाने में दिक्कत होती है, स्मेल भी आती है। अब गर्मी हो गई, स्मेल भी काफ़ी आती है जी। स्मेल भी आ रही, कल तो बहुत ही आ रही थी, आज आप कम लग रही है। कल जब वो निकाल रहे थे, जब ऊपर भी नहीं खड़ा होया जा रहा था। हाँ जी, जो 2 व्हीलर वगैरह निकल रहे थे उसकी वजह से वो भी बच रहे थे निकल के गिरने वाले। सांस की प्रॉब्लम है? हाँ जी, सांस लेने में दिक्कत होती। पर यहाँ हमारे घर के आ गई और पूरी गली में उन्होंने फैला रखा है। उठाने को कहते हैं तो वो कहते हैं वो डिपार्टमेंट उठाएगा और ये वाला डिपार्टमेंट उठाएगा। उठाने को कोई राजी नहीं होता है। हम प्राइवेट बंदे को कहते हैं कि भाई ये वाला हमारा कूड़ा उठा के लेके जाओ, तो वो कहते हैं कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है। टाल दे, सरकारी तो एक दूसरे पे टाल देते हैं, और हम प्राइवेटली उठवाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे दो, हम उठा के ले जाएंगे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और मेरे को तो वैसे भी सांस फूलने की बीमारी है, तो इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ इस कूड़े से। ये 2-3 दिन हो गए हैं। डॉक्टरों की खराब लिखावट की वजह से अक्सर मरीजों, उनके परिजनों और मेडिकल स्टोर वालों को दवाई की पर्ची पढ़ने में दिक्कत होती है। इसी सच्चाई को समझने के लिए हम पूर्वी दिल्ली के मशहूर अस्पताल हेडगवार आरोग्य संस्थान पहुंचे। वहां के मेडिकल स्टोर वालों ने बताया कि रोजाना पर्चे आने से डॉक्टरों की हैंडराइटिंग हम समझ लेते हैं क्योंकि आदत हो जाती है, लेकिन अगर कोई नया डॉक्टर हो या बाहर से आया मरीज हो तो उनकी लिखावट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार डॉक्टर दवाई की मात्रा लिखना भूल जाते हैं, जिससे दवाई का
का सॉल्ट ही बदल जाता है। ऐसे में हम मरीज को साफ कह देते हैं कि जिस जगह से पर्ची लिखवाई है वहीं के मेडिकल स्टोर से दवाई ले। मेडिकल स्टोर वालों का सुझाव है कि जैसे प्राइवेट अस्पतालों में कंप्यूटर से साफ साफ प्रिंटेड पर्ची दी जाती है, वैसे ही सरकारी और निजी डॉक्टरों को भी कंप्यूटर से दवाई लिखने की सुविधा अपनानी चाहिए। इससे मरीज किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई आसानी से ले सकेंगे। परिजनों ने भी माना कि उन्हें डॉक्टर की लिखावट पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए वे अक्सर मेडिकल स्टोर वालों से पूछते हैं कि कौन सी दवाई कब खानी है। आता तो है, कभी कभी आता है, जैसे कि 10 में से एक पर्चा अटक गया तो गूगल कर लो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कह देते हैं सही से लिखवा लो। हाँ, कभी कभी डोज नहीं लिखते सही से, कि कैसे सुबह शाम लेनी है, दिन में एक बार लेनी है, बस दवाई लिख दी, ना उसकी एमजी लिखी ना कुछ लिखा, कैसे लेनी है खाना खाने के बाद, ये फिर हम अपना गेस करते हैं या तो कहते हैं डॉक्टर से फिर पूछो। कंप्यूटराइज तो सही है, वैसे कंप्यूटराइज सबसे ईजी रहता है क्योंकि नीचे सॉल्ट भी लिख देते हैं वो, पर अब कंप्यूटराइज कहीं हो पाएगा यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में। आगे सरकारी हॉस्पिटल में तो सॉल्ट ही लिखते हैं तो समझ में आ जाता है ज़्यादातर। नहीं, डॉक्टर तो अपने हिसाब से लिखते हैं, सबकी अपनी अपनी हैंड राइटिंग होती है, लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो फिर हम यही कहते हैं कि जहाँ पे लिखा है ना वहीं से आप कर लीजिए। अगर जब समझ नहीं आता, जब तक पूरा समझ नहीं आ सकता तब तक हम नहीं दे सकते। नहीं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो बिग हॉस्पिटल्स हैं मैक्स और उनमें तो कंप्यूटराइज्ड होता है। वो है जो अपने खुद सर्विस करते हैं, जो खुद अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं, उसमें लिख देते हैं कभी कभी गंदा। वैसे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर सही राइटिंग होती है। नहीं, ये तो फिर अपने सेल्समैन के ऊपर भी है और फार्मासिस्ट के ऊपर भी है, आप कितने ज़्यादा इस लायक हो। हमें तो कभी ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। ऐसा होता है जो जैसे नए डॉक्टर की आते हैं तो वो पे सर्च करके तो कभी कभी कुछ अलग सा नया लिख देते हैं तो उस पर दिक्कत हो जाती है कभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही राइटिंग में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑलमोस्ट जितने भी हेड केयर के पेशेंट हैं वो तो सारे पूछ के जाते हैं, वो तो जल्दी जल्दी दे देते हैं कि भैया ये बता दो, हमें समझ में नहीं आया, तो वो बता देते हैं। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज एक टीम ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गोलू और अरुण के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों ने रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जिले में डकैती, स्नैचिंग और चोरी के 25 से ज़्यादा मामलों को अंजाम दिया था। पुलिस ने एसीपी यशपाल सिंह और इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की। आरोपी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मोबाइल छीनने के लिए चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर 8 अप्रैल को मयूर विहार इलाके से अरुण उर्फ छोटा लुंगी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसके साथी गोलू उर्फ भोलू का नाम सामने आया, जिसे डबासपुर माजरा से 8 चोरी के मोबाइल और 1 चोरी की बाइक के साथ दबोचा गया। बरामद 8 मोबाइल में से 5 को उनके असली मालिकों तक पहुंचाया जा चुका है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नशे की लत के चलते वारदातें करने की बात कबूली। अपराधी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी से कई थानों में दर्ज स्नैचिंग और चोरी के मामले सुलझ गए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पूर्वी जिला टीम ने वाहन चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपी मोहम्मद सद्दाम और रोहित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने तीसरे साथी संदीप कुमार उर्फ छोटू के साथ मिलकर गाजीपुर गांव से एक वाहन चोरी किया था और उसे इंदिरापुरम गाजियाबाद में पार्क कर दिया था। पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के बाद जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हुई और पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने चोरी की गई पिकअप और वारदात में इस्तेमाल की गई एंटॉक स्कूटी बरामद कर ली है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। सीमापुरी थाने में एक युवती ने शिकायत दी कि उसकी सहेली के भाई ने उसे डरा धमका कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी युवक फरार है। युवक ने अपनी सफाई में कुछ वीडियो दिए हैं जिनमें वो और युवती साथ नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में दोनों एक साथ बिस्तर पर हैं और युवती काफी आराम में दिख रही है। पुलिस को दिए बयान में युवती ने कहा कि आरोपी युवक पहले उसकी सहेली के नाम से चैट करता था। जब सच्चाई पता चली तो युवती ने बात करना बंद कर दिया। इसके बाद युवक उसे धमकाने लगा और मिलने के लिए मजबूर करने लगा। युवती का कहना है कि डर के मारे उसे 3 बार होटल जाना पड़ा, जहां युवक ने उसके साथ जबरदस्ती की। युवक के परिवार का कहना है कि युवती सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। दोनों ने मिलकर वीडियो रील्स भी बनाई हैं। उनका सवाल है कि जब सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा था तो फिर केस क्यों दर्ज हुआ। पूर्वी जिले की मंडावली पुलिस ने एक 22 साल के युवक को बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को शाम
करीब 5:15 पर मंडावली पुलिस पांडव नगर स्थित नाला रोड पार्किंग एस ब्लॉक के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध हालत में घूमते देखा, जो पुलिस को देखने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। युवक की पहचान पांडव नगर के गणेश नगर कॉम्प्लेक्स निवासी सूरज के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। आरोपी सूरज पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है। आज महावीर जयंती के खास मौके पर दिल्ली के कई इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों जैन समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए। भगवान महावीर की प्रतिमा को लेकर बड़े धूमधाम से यात्रा निकाली गई। आनंद विहार, विवेक विहार जैसी जगहों पर खास आयोजन हुआ। यह दिन जैन समाज के लिए बहुत खास होता है। महावीर जयंती पर लोग भगवान महावीर की शिक्षाओं को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। आयोजक ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और शांति के प्रतीक थे। वो कहते थे, जियो और जीने दो। लोग आज भी इसी विचारधारा को मानते हैं। शोभा यात्रा के बाद भगवान महावीर की प्रतिमा को मंदिर में ले जाकर जलाभिषेक किया जाता है, फिर उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है और उसके बाद सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। यह विशाल शोभा यात्रा इस उपलक्ष्य में जैन मंदिर जागृति एनक्लेव से निकाली गई है। इसका उद्देश्य है कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का संदेश देना, समाज में भाईचारा और शांति सौहार्द बना रहे, यह संदेश देना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। हमारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और कल पूरे विश्व में नमोकार मंत्र का महागायन हुआ है और हम सभी लोग, यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोग, पूरा ट्रांसजोना के लोग महावीर भगवान के जन्म कल्याणक को बहुत उत्साह से मंगा रहे हैं। जैन समाज, आनंद विहार जैन समाज, सारे समाज जुड़े हुए हैं इसमें। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रभु का रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग हैं। पिछले 30 साल से महावीर जयंती का प्रोग्राम निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ। जब इतनी आप पीछे देखें कितनी पब्लिक आ रही है, काफी समय सरदा है, डांस करते हुए सब नाचते हुए आ रहे हैं। ये किसी को सताए ना, जीप पे दया करें, भगवान का यही संदेश है, जिए और जीने दो। राम विहार में यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने की सड़क कल रात से धंसी हुई है। वहां से गुजर रहे लोगों ने बताया कि कई बार हादसा होते होते बचा है। जब लोगों ने शिकायत की तो पीडब्ल्यूडी ने वहां बैरिकेड्स लगा दिए। सुबह जब कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने सड़क की मरम्मत सिर्फ दिखावे के लिए की। रोड़ी और सीमेंट की जगह गड्ढे में कचरा और गंदगी भर दी। जब दोबारा शिकायत की गई तो कर्मचारियों ने कहा कि जल्द ही सड़क को ठीक से बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल हादसा रोकने के लिए ऐसा किया गया है। बहुत काफ़ी हो गया था, एकदम ही धंसी है हमारे सामने ही। और मैं खुद स्कूटी से आ रहा था और मैं ही बाल बचाऊँ, कितने लोग बचे होंगे, तो रात में इन लोगों ने लगाया। नहीं, वो तो गलत है मैडम। बाकी तो ये सब आ गए थे, पीडब्ल्यूडी आपके सामने आए हुए, ये तो कर ही रहे आपके। रिपेयर होगी दोबारा से, या बने या रिपेयर हो। अभी तो ये डाला है, मट्टी डाली नीचे इसके, ये डाला है मट्टी में, नीचे दबा हुआ था ना ये कूड़ा, मलबा डालेगा इसके ऊपर से, बोल गया अभी सुपरवाइजर। बनाई जाएगी जब तो सही होगा, अब ये बताएंगे वो सुपरवाइजर। ऐसे में तो हादसा और भी होने का डर है। अभी नहीं, अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो सही हो जाएगा, ऊपर तक हो जाएगा। पहले ये चीज गलत है, ये कूड़ा भर रहा तो इसके अंदर होना क्या चाहिए था यहाँ? इसके अंदर क्या इसकी सुबह करके मोल्डिंग लगा, सरिये लगा, पाइप लगा, जो एंगल होती है ना, उसके फ्रेम बना के लगवा के ढक्कन लगा इसमें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।